हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग जो है केमिस्ट्री में क्लास 10th में पहला चैप्टर आपको पता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम लोग, खासकर आज हम लोग एक्टिविटी के बारे में बताएंगे। जितनी भी एक्टिविटी आपके पहले चैप्टर में है 1.1 से लेके 1.11 तक जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सभी एक्टिविटी की केमिकल रिएक्शंस बताएंगे और ध्यान से आप लोग समझेंगे। तो सबसे पहले एक्टिविटी 1.1, अगर आप ध्यान से देखें, आप लोग एनसीईआरटी की बुक निकाल लीजिए और एनसीईआरटी की बुक में एक्टिविटी 1.1 दिया गया है, उसको सबसे पहले आपको रीड करना है। और इस एक्टिविटी को समझने के लिए आप देखिए एक फिगर दे रखा है और इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा। सबसे पहले इस एक्टिविटी को समझिए। इसमें हम एक मैग्नीशियम रिबिन लेते हैं। मैग्नीशियम रिबिन, क्या बोलेंगे सर? मैग्नीशियम रिबिन। अब ये मैग्नीशियम की रिबिन को जब हम जलाते हैं तो वो डैजलिंग फ्लेम के साथ जल रही है, मतलब सही से नहीं जलती है। ठीक है, उसका रीजन क्या है इसके पीछे? तो उसको हम सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। क्यों क्लीन करते हैं? क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर बन जाती है बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, और मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऊपर लेयर बन जाती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की। तो हम लोग करते क्या है कि मैग्नीशियम एल्कलाइन अर्थ मेटल है, बड़ा रिएक्टिव है, तो इसको जलाने से पहले, इसको बर्न करने से पहले सैंड पेपर की सहायता से इसको हम क्लीन करेंगे। सैंड पेपर से क्यों क्लीन करेंगे? सैंड पेपर से इसलिए क्लीन करेंगे क्योंकि इसके ऊपर जो लेयर बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, मैग्नीशियम कार्बोनेट की, उसको रिमूव कर दें, जिससे कि फिर बाद में वो अच्छे से बर्न करेगा। तो इसमें जो लिखा हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। तो इसको जलाने से पहले क्या करेंगे? सैंड पेपर की सहायता से इस लेयर को हटाएंगे। हाँ, बाद में क्या होगा? जब सैंड पेपर की सहायता से हटा दोगे तो मैग्नीशियम प्राप्त होगा। अब इसको हम जलाएंगे फ्लेम के साथ में, तो ये जलेगा। जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन गैस चाहिए। और जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा, जिसका फार्मूला है MgO। ओके, तो व्हाइट कलर का यहाँ पे जलने के बाद में यहाँ जो व्हाइट कलर का क्या बनेगा? एक हम जिसे S कहते हैं, व्हाइट S प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? व्हाइट S। तो इस तरीके से इसकी रिएक्शन क्या हुई? मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, देन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा? MgO। बैलेंस करिए, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन पे चार्ज 2 होता है, इसलिए फार्मूला क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। तो बच्चों, ये हमारी थी एक्टिविटी 1.1। अब हम बात करेंगे एक्टिविटी 1.2 की। तो 1.2 की एक्टिविटी में क्या होगा? तो ये 1.1 हो गई है, 1.2 बताएंगे। आप देखिएगा ये 1.2 एक्टिविटी जस्ट इसके पीछे है। 1.2 एक्टिविटी में क्या है? ये जो आपने रिएक्शन पढ़ी थी 1.1 वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। 1.2 क्या है? एक लेड नाइट्रेट इन सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में हमने लेड नाइट्रेट लिया। लेड नाइट्रेट का फार्मूला बच्चों ये होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। फिर दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने पोटेशियम आयोडाइड ले लिया बेटा, और दोनों को आपस में मिलाया तो बच्चों यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। कैसे? लेड नाइट्रेट का फार्मूला ये है, पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला यहाँ पर ये है। अब इसकी जब रिएक्शन कराएंगे बच्चों तो क्या प्राप्त होगा? इस पे चार्ज है +2, इस पे चार्ज है -1, तो इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव मिलकर के फार्मूला बनाएगा PbI2। लेड आयोडाइड का यहाँ पर येलो प्रेसिपिटेट आएगा, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, उसे हम कहेंगे प्रेसिपिटेट PbI2। और प्लस KNO3 बनेगा। पोटेशियम नाइट्रेट क्यों बना? पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, नाइट्रेट पे -1 होता तो KNO3 बनेगा। बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ट्वाइस KNO3 हो जाएगा, PbI2 बन जाएगा। तो दिस इज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसको हम कहते हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ पर एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं एक्टिविटी 1.3 की। तो 1.3 में क्या होता है देखिए ध्यान से। एक्टिविटी 1.3 में जिंक के ग्रेनुअल्स दिए गए हैं जिनको
हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया है। तो जिंक के ग्रेन्यूल्स की बात करें तो आपको बता दें, एक हम लोग लेंगे कोनिकल फ्लास्क। इस कोनिकल फ्लास्क में हम H2SO4 या HCl ले लेंगे। माना हमने H2SO4 ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड, और जिंक के हमने इसमें दाने डाल दिए, जिंक ग्रेन्यूल्स बोलते हैं उनको। जिंक इज ए रिएक्टिव मेटल। तो जिंक जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कोई भी मेटल, रिएक्टिव मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और जिंक किसको पकड़ लेगा, सल्फेट को। तो ZnSO4 का साल्ट बन जाएगा जो उसी में घुला रहेगा, डिसॉल्व रहेगा और हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देगा। इसलिए दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया है। तो इस तरीके से ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और रिएक्टिव मेटल एसिड में डालने पर उससे हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देता है। तो बच्चों इस तरीके से आप, अगर आप यहाँ पर HCl लेते हैं बच्चों, तो HCl में क्या होगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा H2 बनाने के लिए, और दूसरा जिंक की वैलेंसी 2 है, Cl की 1 है, तो फार्मूला बनेगा ZnCl2 बनेगा, जिंक क्लोराइड साल्ट, जो भी उसमें घुला रहेगा, डिसॉल्व रहेगा। तो बच्चों ये एक्टिविटी 1.2, 1.3 पेज नंबर आपके 2 पर थी। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग एक्टिविटी 1.2.1, ठीक है। तो 1.4 एक्टिविटी, 3 एक्टिविटी हो गई है, ये 1.3 थी। अब 1.4 की बात करते हैं। तो बच्चों 1.4 में क्या होगा, आप यहाँ से 3 हटा दें, यहाँ पे 4 लगा दें। 1.4 एक्टिविटी पेज नंबर 6 पे है। इसमें लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल आ गया। इसमें लिखा है हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, पानी में डाल दिया। ध्यान से देखेंगे आप लोग, वाटर में हमने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, इसे हम कहते हैं क्विकलाइन। अगर आप मार्केट में जाएं, कहते हैं चूना दे दीजिए, तो क्विकलाइन को ही हम कहते हैं चूना। ये आप पानी में डालेंगे तो रिएक्शन करेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये वाटर लाइम, इसे हम कहते हैं लाइम वाटर। क्या बोलते हैं इसको, लाइम वाटर भी कहते हैं। और लाइम वाटर या इसका दूसरा नाम है स्लैग्ड लाइम। क्या नाम है बच्चों, स्लैग्ड लाइम। तो जब हम क्विक लाइम को पानी में डालेंगे तो स्लैग्ड लाइम प्राप्त होगा। और स्लैग्ड लाइम का दूसरा नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्यों, कैल्शियम वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, फार्मूला बन गया COH का होल ट्वाइस। तो दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों इस रिएक्शन में आपने देखा होगा, मार्केट से चूना लाओ, पानी में डालो तो हीट निकलती है। जब हीट इवॉल्व होती है रिएक्शन के दौरान तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। तो नेक्स्ट एक्टिविटी आएगी 1.4 के बाद में आती है एक्टिविटी 1.5। तो 1.5 एक्टिविटी क्या है बच्चों, समझना ध्यान से। 1.5 एक्टिविटी में इन्होंने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए, फेरस सल्फेट के FeSO4। बच्चों ये लिखा है एक्टिविटी 1.5, 2 ग्राम या 2 ग्राम फेरस सल्फेट लिया है, एक बॉइलिंग ट्यूब में लिया है, और इसको ड्राई लिया है। इसके बाद में हमने इसको हीट किया है। जब इसको बर्नर के पास जाके हीट करेंगे, हीट का निशान होता है डेल्टा, तो इसमें बच्चों बनेगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलेगी। यहाँ 2 गैसें निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये आपके लास्ट ईयर एग्जाम में पूछी जा चुकी है। 2020 में ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। क्या होता है जब व्हाट हैपेंस व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड, ये ग्रीन कलर का होता है फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स, और जब इसको गर्म करते हैं तो ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, और 2 गैसें निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलती है। बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर 2 सल्फर है, 2 सल्फर है, 4 2 जा 8 है, 3 2 कितना 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया। रिएक्शन बैलेंस है। तो दिस इज ए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल है। समझ में आ गया। यहाँ कौन सी 2 गैसें निकल रही है, SO2 SO3 गैसें निकल रही है, और फेरिक ऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पर आयरन की वैलेंसी 3 है, यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो Fe2O3 बनेगा। ये रिएक्शन हो गई आपकी एक्टिविटी 1.5। 1.6 की ओर चलते हैं। तो 1.6 में आप देखिएगा क्या लिखा है। इन्होंने लेड नाइट्रेट को लिया है, तो लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन कराया है। तो जब लेड नाइट्रेट का ये सॉलिड फॉर्म में होल ट्वाइस, लेड वैलेंसी 2 है, नाइट्रेट वैलेंसी 1 है। लेड नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे बच्चों, तो गर्म करने पे क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ पे जब गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी इसमें से, और ऑक्सीजन गैस निकलेगी, NO2 गैस निकलेगी और ऑक्सीजन गैस निकलेगी, और प्लस इसमें क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड। क्या निकलेगा, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड तुम्हारा सॉलिड है, और ये तुम्हारे दोनों गैसें हैं,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस निकली, यहाँ पर बैलेंस करिए, यहाँ पर लेड ऑक्साइड 2 कर लेंगे और नाइट्रोजन के यहाँ पर 2 2 जा 4, तो इसका मतलब यहाँ पर NO2 कितनी निकली है, 4 मॉलिक्यूल लगाएंगे क्योंकि नाइट्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन बैलेंस करो 3 2 जा 6, 2 जा कितना होता है 12, यहाँ पर 4 2 जा 8, 8 2 कितना हो गया 10 और 10 2 कितना हो गया 12, रिएक्शन बैलेंस हो गई है। तो इस तरीके से जब लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो 3 प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, लेड ऑक्साइड ओके और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और ये ब्राउन कलर की होती है बच्चों, और ब्राउन फ्यूम्स पैदा हो जाती हैं लेड में, और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। समझ में आ गया, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है बच्चों। अब हम बात करते हैं 1.6 के बाद में 1.7 की। तो 1.7 में क्या है, 1.7 अगर आप ध्यान से देखें, बच्चा देखकर बड़ा कंफ्यूज हो जाता है ये क्या चक्कर है। 1.7 में इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो इसमें क्या किया गया, वाटर को जब तुम इलेक्ट्रिक करंट दोगे, वाटर जो तुम इलेक्ट्रिक करंट दोगे तो उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है तो आप ध्यान से देखें, हाइड्रोजन गैस बनती है प्लस ऑक्सीजन गैस बनती है। तो याद रखना इसमें 2 गैसें बनती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। तो इसमें हुआ क्या, वाटर का डिकम्पोजिशन हुआ। वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। अगर आप ध्यान से देखो ये स्ट्रक्चर बनती है, इसमें से ऑक्सीजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसा कि आपको पता है H2O में 2:1 वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है। तो 2 यहाँ पर 2 पार्ट बना, 2 पार्ट क्या बना हाइड्रोजन, तो 1 पार्ट क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी क्योंकि वाटर में ही हाइड्रोजन 2 पार्ट प्रेजेंट है और ऑक्सीजन 1 पार्ट प्रेजेंट है। बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहलाती है। जब इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, जब वाटर में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो हमको हाइड्रोजन गैस कहाँ प्राप्त होगी बच्चों, कैथोड पर प्राप्त होती है, और ऑक्सीजन गैस कहाँ प्राप्त होती है बच्चों, एनोड में प्राप्त होती है। इस तरीके से कैथोड एनोड पर 2 गैसें प्राप्त हो रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी अगर इस समय कोरोना में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, आजकल ये बड़ी हेडलाइंस बनी हुई है न्यूज चैनल्स में, तो उसमें क्या है कि हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करके, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम एनोड पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम ऑक्सीजन गैस की सप्लाई कर सकते हैं। बस ये खर्चा इसमें ज्यादा आएगा क्योंकि इस प्रोसेस में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे हाई वोल्टेज। तो इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। और ये प्रोसेस जहाँ कराई जाती है, उस प्रोसेस को जिसमें कराई जाती है उस सेल का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बच्चों 1.7 के बाद में अगर हम बात करते हैं 1.8 की, तो 1.8 क्या है बच्चों, ये फोटो डिकम्पोजिशन है। जब हम लोग क्या करते हैं, AgCl व्हाइट पाउडर है, AgCl कैसा है, व्हाइट कलर का पाउडर है। जब इसको हम सनलाइट को हम लिखते हैं E बराबर h न्यू, ये प्लांक ने इक्वेशन दिया था, ये सनलाइट का फार्मूला E बराबर h न्यू, h है प्लांक कांस्टेंट, न्यू है फ्रीक्वेंसी। तो जब हम सनलाइट देते हैं तो AgCl Ag में बदल जाता है, क्लोरीन गैस इसमें से निकल जाती है। कौन सी गैस निकल जाती है, क्लोरीन गैस, Cl2 गैस निकल जाती है। बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सिल्वर किस कलर की होती है बच्चों बताओ, ग्रे कलर की सिल्वर होती है। तो जो व्हाइट कलर का AgCl रखा था वहां पर ग्रे कलर आ जाएगा, फ्लोरीन गैस निकल जाएगी। तो किसी चीज का 2 भागों में टूटना डिकम्पोजिशन कहलाता है। दिस डिकम्पोजिशन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट्स व्हाई यू कैन से फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि सनलाइट से प्राप्त होने वाली एनर्जी को हम फोटॉन या क्वांटा कहते हैं, इसलिए इसे फोटो डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। ये एक्टिविटी हमारी 1.8 थी। इसके बाद आती है एक्टिविटी 1.9। 1.9 के बाद में बात करते हैं, तो 1.9 एक्टिविटी क्या होती है, 1.9 एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में क्या हो गया समझना ध्यान से। इस एक्टिविटी में इन्होंने लोहे की कील, जिसे आयरन नेल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, आयरन नेल। आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दिया। बच्चों कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। और आयरन का फार्मूला क्या होता है, Fe। तो बच्चों यहाँ पर आयरन कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन से रिएक्शन करेगा। क्यों, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जो रिएक्टिव मेटल होता है वो रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ी होगी 43 पेज नंबर पे, आप देखिएगा वहां पर आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसलिए आयरन कॉपर सल्फेट के इक्वस सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और आयरन सल्फेट प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों जो ब्लू कलर आ रहा था वो ब्लू कलर किसकी वजह से आ रहा था,
आयरन कॉपर +2 की वजह से आ रहा है। अब वो कॉपर +2 कॉपर में बदल गया, इसलिए यहाँ पर कॉपर का रिडक्शन हो गया और आयरन 0 से क्या हो रहा है +2। अब ये हल्का सा ब्लू कलर ग्रीन कलर में चेंज हो गया, ग्रीन कलर होता है फेरस का, ये फेरस आयन है Fe+2। तो यहाँ कॉपर कम रिएक्टिव था, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देयरफॉर आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट इक्वस सॉल्यूशन। तो दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अगर बच्चों अगर जानना चाहते हो आयरन की वैलेंसी, यहाँ फेरस है और सल्फेट पे चार्ज 2 है, तो फार्मूला क्या बनेगा FeSO4 बनेगा। ऐसे ही कॉपर सल्फेट में भी है। समझ में आ गया? ये एक्टिविटी कौन सी थी बेटा, जल्दी से बताइए। ये एक्टिविटी आपकी थी 1.9। अब बच्चों कौन सी एक्टिविटी आएगी 1.10। 1.10 की बात करते हैं तो 1.10 की एक्टिविटी में डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल लिया गया है। तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट कहते हैं, इसका इक्वल सोल्यूशन ले लिया। एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट घोल लिया और दूसरे टेस्ट ट्यूब में BaCl2 का इक्वल सोल्यूशन लेके घोल दिया मैंने। ठीक है, डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्व करने पर सोडियम पे वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन पे 1 वैलेंसी है, तो Na को क्या पसंद है, प्लस को माइनस पसंद है, इसलिए NaCl बन जाएगा। ये साल्ट पानी में घुला रहेगा इक्वल सोल्यूशन में। प्लस Ba को क्या पसंद है, सल्फेट, तो Ba सल्फेट बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट आ जाएगा, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट आ जाएगा। दिस इज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। आपको बैलेंस ही पता होनी चाहिए इंडिविजुअली, तभी आप फार्मूला बना पाएंगे, प्रोडक्ट बता पाएंगे। अब यहाँ पर इसका प्लस उसका माइनस, इसका माइनस, इस पे सल्फेट में -2 है, बेरियम पे +2 है, तो इसका प्लस उसका माइनस चेंज हो गया, तो दैट इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों चेंज हुए, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले वाली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो बच्चों ये एक्टिविटी हमारी हो गई 1.10। आप देख भी सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्टिविटी 1.10। ओके, जैसे ही आप इसमें दोनों के इक्वल सोल्यूशन में जो मिलाएंगे तो वैसे ही प्रेसिपिटेट प्राप्त हो जाएगा। तो और ये रिएक्शन कैसी है, आयनिक रिएक्शन है, बड़ी तेजी से होती है, तो आयंस के बीच में हो रही है, आयन इंटरचेंज हो रहे हैं, यहाँ पर आयनिक रिएक्शन है क्योंकि इनमें आयनिक बॉन्ड है मेटल नॉन मेटल के बीच में। अब बच्चों हम बात करते हैं एक्टिविटी 1.11 की, जो कि हमारे चैप्टर की लास्ट एक्टिविटी है बच्चों। तो 1.10 के बाद में 1.11 एक्टिविटी में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पर बेस्ड है। इसमें लिखा है हीट ए चाइना डिश कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। 1 ग्राम यहाँ पर कॉपर का पाउडर रखा। कॉपर पाउडर कैसा होता है बच्चों, ब्राउन कलर का। जब इसको हम हीट करेंगे तो हीट तो एयर की प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन तो प्रेजेंट रहेगा बताओ, तो कॉपर का ऑक्साइड बनेगा। कॉपर का ऑक्साइड का फार्मूला CuO है, क्यों है, कॉपर की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन वैलेंसी 2, तो फार्मूला क्या बन जाएगा CuO, कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए 2 ऑक्सीजन है, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारी एक्टिविटी हो गई, ऑक्सीडेशन पे बेस्ड है। अगर आप चाहते हो ये ब्राउन कलर दोबारा से वापस आ जाए, ब्लैक कलर में ये ब्राउन कलर वापस आ जाए, ये किस कलर का बन गया, कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कलर का। ये क्या कहलाता है, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस डाल दीजिए तो क्या बन जाएगा, H2 निकल जाएगा स्टीम के रूप में, अब कॉपर प्राप्त हो जाएगा। फिर से ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड ब्राउन कलर की कॉपर में बदल गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा हमारी लास्ट एक्टिविटी 11 भी हो गई है और पूरे चैप्टर इंटायर चैप्टर में जितनी भी एक्टिविटी है वो सभी हो चुकी है। बच्चों इन्हें बड़े ध्यान से समझिएगा, लेकिन इनको समझने से पहले आपको रिएक्टेंट जो होते हैं जब रिएक्शन करते हैं और क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, ये प्रोडक्शन करने के लिए आपको वैलेंसी पता होना चाहिए। क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो CuO बनेगा। ये बात आपको फैमिलियर होना चाहिए, किससे, वैलेंसी से। तो बच्चों यदि वैलेंसी नहीं आती है या कोई समस्या आती है तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। इन वीडियोस में आप रूल और बोरबरी रूल, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे बनाते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आएगा आपके एटम्स का, तब तक आप वैलेंसी नहीं बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको वैलेंसी आना जरूरी है। बच्चों आज का हमारा टॉपिक कैसा